सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में गाइस। आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीएचएसएल का जीके जीएस का टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। और ये हर ईयर में पूछा गया प्रश्न है गाइस। ये आप टॉप 20 आपको किसी न किसी ईयर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है तो मैं इतना ही बोलूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप नोट बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि आप हर टाइम वीडियोस नहीं देख सकते हैं गाइस। इसलिए आप नोट बनाइए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों का क्लियर आउट कर पाएंगे अगर आप रिवीजन सही टाइम पे करते रहेंगे। तो प्लीज, ये प्रीवियस ईयर है, तो जिन लोगों का भी एसएससी सीएचएसएल का इम्पैक्ट सिर्फ सीएचएसएल वाले नहीं या फिर सीजीएल वाले हो, एमटीएस वाले हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो मैं इसमें ये भी चीज बोलूंगी कि मैं आपको ये प्रश्न क्लियर भी करूंगी, पर इसके साथ इससे ज्यादा भी कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी। कुछ क्वेश्चन के ऐसे जो होंगे जिसके फैक्ट्स बताने इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उसके फैक्ट्स भी बताऊंगी। तो इसीलिए मैं बोल रही थी प्लीज आप नोट जरूर बनाइएगा, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। एंड प्लीज, इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स है, तो प्लीज 100 लाइक्स को पूरा करिएगा जरूर। मेरे लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप सभी स्टूडेंट के लिए बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। और ये एसएससी सीएचएसएल 2014 में ये पूछा गया था ये प्रश्न। तो बताइए कि कौन सा झील है जो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया, नेचुरली नहीं है। ठीक है, मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया वो कौन सा झील है। तो ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर झील या ऑप्शन डी बैकाल झील। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गोविंद सागर झील जो है वो मानव द्वारा निर्मित झील है। और ये भी याद रखिएगा, ये झील सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। तो ये याद रखिएगा गोविंद सागर झील है। और अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी पर है, तो ये भी याद रखिएगा, ये सतलज नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सतलज नदी। और अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो गोविंद सागर झील है ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया झील है। और पहली पॉइंट ये है कि ये सतलज नदी पर है। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इनमें से किसके शासन काल में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। ठीक है, और ये एसएससी सीएचएसएल 2004 का प्रश्न है आपका। तो बताइए कि जो किसके शासन काल में जो है वो मालवा क्षेत्र पर मगध सत्ता का जो है विस्तार हुआ था। तो ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी अजात शत्रु या ऑप्शन डी उदयवर्धन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो मालवा क्षेत्र को मगध सत्ता का विस्तार हुआ था वो शिशुनाग के काल में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो शिशुनाग थे वो अवंती नरेश चंद्र यानी कि मालवा के जो शासक थे उनको इन्होंने पराजित करके और मगध में मिला लिया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा शिशुनाग जो थे वो वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि नोट बनाएगा। मैं चीजों को कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इसमें ये याद रखिएगा कि जो मालवा क्षेत्र पर जो मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, तो इसमें इन्होंने अवंती को हराया। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा ये है कि इन्होंने वैशाली को जो है वो दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने बंगाल में अंग्रेजों के गढ़ यानी कि फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, और ये एसएससी सीएचएसएल 2002 का प्रश्न है और इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरा किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम का, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ेंगे कि बंगाल के किस नवाब ने बंगाल में अंग्रेजों के गढ़ यानी कि फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया था। तो बताइए, ऑप्शन ए अलीवर्दी खान, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर कासिम या ऑप्शन डी मीर जाफर। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिराजुद्दौला। ठीक है,
बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने ही फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। और यही फोर्ट विलियम गाइस आप याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और जिनमें से एक व्यक्ति बचा था हॉलवे। और उन्होंने ही इसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जो जानते हैं 1756 में जो हुआ था यही हुआ था ब्लैक होल की घटना। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ये फोर्ट विलियम पे जो हमला किया इनके ही मतलब इसमें एक व्यक्ति बच गए थे हॉलवे और उन्होंने इस घटना को ब्लैक होल घटना का नाम दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन था। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन सी नीनो डी कुन्हा या ऑप्शन डी फ्रांसिस्को जेवियर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अल्फ्रांसोसो डी अल्बुकर्क जो थे वो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रांसिस पुर्तगाली में जो लोग जो पहले आए थे भारत में वो आया था फ्रांसीसी डी अल्मीडा। ठीक है, तो ये आया था सबसे पहले जिन्होंने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी भी स्टार्ट की थी। लेकिन इनसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था, तो उनके बाद जो सेकेंड टाइम में आए थे 1509 में वो आए थे अल्बुकर्क। और इन्होंने ही बहुत ज्यादा इसका विस्तार किया पुर्तगालियों का। और इन्होंने ही वहाँ मतलब कि शादी वाला जो ये था वो चलाया। जो पुर्तगाली थे वो यहाँ की लड़कियों सबसे भारत की लड़कियों से शादी कर करके और यहीं बच गया और इसी वजह से इनका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। तो इसीलिए जो इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। हालांकि पुर्तगाल की जो सबसे पहले आया था वो आया था अल्मीडा, ये याद रखिएगा। और इन्होंने वाटर ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो हवाई अड्डा से प्रश्न आपको आते ही रहते हैं, तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो कौन सी मिट्टी है। ठीक है, तो वो बताइए। ऑप्शन ए पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो आप सभी को पता होगा कि कपास की खेती के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर काली मिट्टी। और गाइस ये जो प्रश्न है सिर्फ एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर नहीं है, आप एमटीएस का भी उठाकर देख लेंगे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। और इसीलिए गाइस आप काली मिट्टी से कुछ दो तीन इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इसका याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला यह है कि ये भारत के लगभग 15% जो क्षेत्रफल पर है यह मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये याद रखिएगा कि 15% जो क्षेत्रफल पर है ये मिट्टी आपकी फैली हुई है, ये काली मिट्टी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एंड थर्ड पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये जो तीन फैक्ट जो मैं बताई हूँ ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे ये भी प्रश्न पूछने को जो लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जो सीरियस हो रहे हैं प्लीज नोट जरूर बनाएगा, क्योंकि मैं इसके साथ जो फैक्ट बता रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा कि काली मिट्टी को जो है वो रेगोर मिट्टी, कपास मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। एंड थर्ड पॉइंट आप ये याद रखेंगे ये भारत के लगभग 15% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, और ये 15% क्षेत्रफल पर जो मिट्टी फैली हुई है ये तो
पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो और अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के मुख्य द्वार जो है वो सड़क की ओर ना हो खुलकर पीछे की गली की ओर खुलते थे, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर के घरों के मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घरों के मुख्य द्वार थे वो सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की गली की ओर खुलते थे, ठीक है। मगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि मगर सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर के घरों के मुख्य द्वार जो है वो सड़क की ओर खुलते थे। तो ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी खाली बंगल। अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लोथल, ठीक है। लोथल नगर जो था वो घरों के मुख्य द्वार जो है वो सड़क की ओर खुलते थे, लोथल के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि मानस बाघ अभ्यारण्य जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है। और ये आपके एसएससी सीएचएसएल 2016 में आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि मानस बाघ अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो मानस बाघ अभ्यारण्य है वो हमारा असम में है, और ये यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल भी मतलब कि घोषित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके 2016 में ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो दर्रा से रिलेटेड प्रश्न हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है। तो ऑप्शन ए सिपकीला दर्रा, ऑप्शन बी जिलेबिला दर्रा, ऑप्शन सी जोजिला दर्रा, या ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। तो वैसे याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा स्थित है वो है, इनमें से जो स्थित है वो है सिपकिला दर्रा, ऐसा रोहतांग दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें जो जिला दर्रा की गाइस, तो ये आपका है लद्दाख में है, और अगर नाथुला दर्रा की बात करें तो ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जो है वो प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था, ठीक है। और ये एसएससी सीएचएसएल 2017 में आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि जो किन दो नदियों के बीच जो है वो तक्षशिला स्थित था, ठीक है। तो ऑप्शन ए चिनाब नदी तथा रावी नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी तथा झेलम नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी तथा चिनाब नदी, और ऑप्शन डी रावी नदी तथा व्यास नदी। तो याद रखिएगा, तक्षशिला स्थित था जिन दो नदियों के बीच, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु नदी तथा झेलम नदी के बीच जो है वो हमारा सबसे प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंधु तथा झेलम जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि वो कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये 2002 में पूछा गया था। इसमें ये बोला है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बताइए। तो ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, या ऑप्शन डी वसा। तो गाइस बहुत लोगों को दूध लग रहा होगा, जो कि ये भी रॉन्ग है, और बहुत लोगों को विटामिन लग रहा होगा, ये भी रॉन्ग है। ये दोनों ही रॉन्ग आंसर है गाइस। तो याद रखिएगा 14 वर्ष की आयु तक, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास में। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के विकास के लिए, जो 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी को दूध लगता है, किसी को विटामिन लगता है, और प्रोटीन तो बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। तो इसीलिए इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में लाल किसके पाचन में मदद करता है। तो लाल जो है किसके पाचन में मदद करता है। तो ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो गाइस याद रखिएगा लाल जिसके पाचन में मदद करता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च के पाचन में जो है वो लाल मदद करता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत वीजीआई प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन पठार का उष्ण कटिबंधीय पतझड़ पेड़ है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि दक्कन पठार का उष्ण कटिबंधीय पतझड़ पेड़ है। तो ऑप्शन ए सौगान, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी सार या ऑप्शन डी शीशम। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दक्कन पठार का जो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ पेड़ है वो है चंदन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर चंदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो है ताप अवशोषण करने की क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है ताप अवशोषण करने की क्षमता यानी कि हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करने की जो उसकी कैपेसिटी है, अवशोषण करने की जो कैपेसिटी है वो मतलब कि किसकी क्षमता है सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों में। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछता है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो किस में है। तो ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। अगर याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो ताप को एब्जॉर्ब करता है वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एब्जॉर्ब को भी हिंदी में अवशोषण कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कौन सी थ्री क्रॉप्स यानी कि तीन फसल जो है वो ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे अधिक है। तो बताइए कि कौन सी ऐसी तीन फसल जो है वो ग्लोबल जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे अधिक है। ऑप्शन ए गेहूं चावल और जौ, ऑप्शन बी चावल मक्का और ज्वार, ऑप्शन सी गेहूं मक्का और ज्वार और ऑप्शन डी गेहूं चावल और मक्का। गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत लोगों को लगता है कि गेहूं चावल और जो जौ है ये करेक्ट आंसर है, जो कि ये टोटली रॉन्ग है। गाइस मैं इसीलिए यहाँ पे रखती हूँ ताकि आप लोग इसको ध्यान रखें कि ये आपका गलत है। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गेहूं चावल जो मक्का है वो ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सबसे अधिक है, गेहूं चावल और मक्का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है वो आपको धन विधेयक की जो है वो परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 128, ऑप्शन सी अनुच्छेद 139 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 115। तो गाइस याद रखिएगा धन विधेयक की जो परिभाषा जिसमें दी गई थी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 110 में जो है वो आपको धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि किस प्रसिद्ध राजपूत राजा ने एलोरा में चट्टान को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि कौन सा प्रसिद्ध जो राजपूत राजा है वो एलोरा में जो चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर को बनवाया है वो कौन से राजा थे। और ये भी यहाँ पे ये भी याद रखिएगा राजपूत राजा बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी राजा भोज, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो
कृष्ण प्रथम राजपूत राजा जो है वो एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर को बनवाया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृष्ण प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, ठीक है। जो आप सबको पता होगा कि महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार के बोध गया में जो है वो हमारा महाबोधि मंदिर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जिस राज्य में स्थित है वो बिहार राज्य में स्थित है। और अगर पूछे बिहार के कहाँ, तो बोध गया में हमारा महाबोधि मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि किस विद्यालय की जो स्थापना है वो गुप्त वंश के शासक जो थे कुमार गुप्त उन्होंने की है। तो ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पुणे विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी, और बहुत लोगों को लगता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि ये गलत है, ठीक है। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापना है वो कुमार वंश के शासक कुमार गुप्त ने की है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, और होपफुली गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो का जो टारगेट है 100 लाइक्स, प्लीज इसको जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड मेरा कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है मैं उसको भी अपडेट करती हूँ पूरे डिटेल्स के साथ। तो गाइस अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो चलिए आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर जो है वो सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। और इसमें बहुत बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और गलत आंसर वो टिक करता है। तो याद रखिएगा, भारत का कौन सा शहर जो है वो सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो बहुत लोग होते हैं जो मेरी वीडियो को जिन्होंने देखा होगा वो आधा देख करके भी चले गए होंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं, जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको ही ये चीज मिलेगा। तो बताइए, जो सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मुंबई, या ऑप्शन डी राजकोट। तो यार इसमें बहुत लोगों को लगता है कि जो सूती कपड़ों की राजधानी है तो ज्यादा कपड़ों से रिलेटेड तो सूरत है, तो सूती कपड़ों की राजधानी भी सूरत होगी, जो कि ये बहुत लोग गलत करते हैं। और इसीलिए मैं बोल रही थी कि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो सूरत में ये गलत आंसर है गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सूती कपड़ों की राजधानी जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई को कहा जाता है। और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, शायद इसीलिए आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिले होंगे कि सूती कपड़ों की राजधानी जो है के रूप में प्रसिद्ध कौन है। तो याद रखिएगा मुंबई, ठीक है। सूरत नहीं है, सूरत जो है वो आंसर है, मुंबई जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सिर्फ एसएससी सीजीएल का था, अगर किसी भी चीज का आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, चाहे एमटीएस हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उस चीज को लेकर आऊंगी। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।